हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मुकुल मिश्रा, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर। आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम लोग केमिस्ट्री के बहुत बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। चैप्टर फर्स्ट के कुछ ऐसे टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो हमें कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ जो किसी वजह से फर्स्ट चैप्टर को, उसके बेसिक्स आइडियाज़ को, केमिस्ट्री के बेसिक आइडियाज़ को ठीक से नहीं अडॉप्ट कर पाए हैं, उनके लिए ये बना रहा हूँ। अच्छा, रसायन विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत, इसको मैं बिल्कुल हिंदी मीडियम में बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा, तो इसलिए साथ में बने रहिएगा। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाकर लिखते हुए उसको आगे बढ़िएगा। और इस चैप्टर को मैं 3 या 4 या लेक्चर में इसको कंप्लीट करूंगा, जिसको आप प्रॉपर अगर एक बार अच्छे थॉरली पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो इस केमिस्ट्री में जो आपका प्रॉब्लम क्रिएट होता है, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है, वो एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, ऐसा मैं दावा करता हूँ। तो ज़्यादा बात न करते हुए सीधे पॉइंट्स पर आते हैं। मेरा एक बार फिर से यही रिक्वेस्ट है आपसे कि जो बात आपको यहाँ से डिलीवर की जाए। अगर आपको एक केमिस्ट्री को नए सिरे से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बिगिनर स्टूडेंट हैं और किसी वजह से आपके केमिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है, तो अगर वो इंटरेस्ट डेवलप करना है तो आपको कुछ बेसिक बातों को जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर में गिवन है उनको बहुत आसानी से समझना होगा, उसको इजी लैंग्वेज में समझना होगा, एक अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या। क्या होती है परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान संख्या? तो जैसा कि हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं, छोटी क्लासेस में, कि कोई एलिमेंट मान लेते हैं x है, उसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ये z है, एक नंबर यहाँ पर x के ऊपर लिखा हुआ है और एक x के नीचे लिखा हुआ है। इसको z को हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। a को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार नहीं, इसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। अब ये परमाणु क्रमांक, जितने भी एलिमेंट हैं सबका एक परमाणु क्रमांक है और एक द्रव्यमान संख्या है। इन एलिमेंट्स के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या कम से कम, अगर हमको एज अ बिगिनर हम केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन कुछ मूलभूत बातों को ध्यान नहीं दिया है, तो उसको एक बार री स्टडी करते हैं, एक बार फिर से पुनः पढ़ते हैं, उसको अच्छे से पढ़ते हैं, ताकि जो आगे आने वाली जो कंसेप्ट्स हैं उनको हम आसान तरीके से समझ सकें। तो 1 से 30 तक आपको एटॉमिक नंबर, सभी एटॉमिक नंबर और उसके मास नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, 1 से 30 तत्वों के, जिनका परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक है, उनको आपको अच्छे से लिख कर कॉपी में एक बार याद कर लेना चाहिए। जनरली मैंने ये महसूस किया कि कई बार स्टूडेंट से बोल दिया जाता है, बच्चे भी कह देते हैं हाँ सर कर लेंगे, लेकिन वास्तव में वो नहीं करते हैं, तो फिर आगे उन्हीं स्टूडेंट्स को फिर प्रॉब्लम होती है। तो 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर और उनके एटॉमिक मास या द्रव्यमान, एटॉमिक नंबर या मास नंबर उनको याद करने होंगे जरूर से जरूर। तो अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, पहले ये काम करिए, बाकी बात बाद में करिए, बाकी काम वीडियो आगे बाद में बढ़ाइए, ठीक है? तो पहले ये काम करिए, 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर और उनके मास नंबर जरूर से जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको आगे बार बार प्रॉब्लम करेंगे और फिर ठीक नहीं रहता है, ठीक है? तो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। अच्छा, इनसे पता क्या चलता है? तो इनसे पता ये चलता है, ये परमाणु क्रमांक बेसिकली क्या बताते हैं और द्रव्यमान संख्या बेसिकली हमें क्या बताती है। तो परमाणु क्रमांक हमें उस परमाणु के में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या
को बताता है, कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं। और चूंकि हमें पता है परमाणु एक न्यूट्रल स्पीसीज है, एक उदासीन कण है, अतः उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बराबर ही होगी। बिल्कुल सही कहा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बराबर ही होगी। तो परमाणु क्रमांक एक तरह से आपको क्या बताता है, उसके प्रोटॉनों की संख्या के बारे में बताता है कि उस परमाणु में जिसका परमाणु क्रमांक अगर आप देख रहे हैं, जैसे मान लेते हैं नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या 7 होगी और साथ ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 ही होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होगी, यानी कि हमने कहा कि परमाणु क्रमांक Z प्रोटॉन की संख्या के बराबर है और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये बेसिकली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी उदासीन कण में बताता है जो आपस में बराबर होते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरा नंबर था द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या आपको उस परमाणु के भार को व्यक्त करने के लिए, जो ओवरऑल भार है हाइड्रोजन की तुलना में, या उसके उस परमाणु के में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को एक होल नंबर में बताने के लिए रखी जाती है। जैसे द्रव्यमान संख्या बेसिकली क्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या तो इसको हम A बराबर कैसे लिख सकते हैं, P प्लस N। N क्या है यहाँ पर, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अगर हमें न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है किसी परमाणु में, तो हमें सिंपली क्या करना चाहिए, उसकी द्रव्यमान संख्या से उसके प्रोटॉनों की संख्या घटा देनी चाहिए, या फिर ये भी कह सकते हैं उसकी द्रव्यमान संख्या से उसका परमाणु क्रमांक घटा देना चाहिए, या फिर ये भी कह सकते हैं उसकी द्रव्यमान संख्या से इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा देनी चाहिए। यहाँ पे E नेगेटिव का सेंस मैंने ये रखा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से हमें परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या, उस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है, जबकि द्रव्यमान संख्या किसी नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को बताता है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ पाते हैं कि परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्या होती हैं। अब एक प्रश्न ये आता है कि एक टर्म आता है परमाणु भार। ये परमाणु भार क्या है और द्रव्यमान संख्या क्या है? तो जैसा कि आपको बताया गया कि द्रव्यमान संख्या एक क्या है, एक संख्या है, केवल एक संख्या है। जबकि जब भार हम बताते हैं तो उसका भार जो है वो होल नंबर में वैल्यू में कभी नहीं हो सकता, मतलब एक पूर्ण संख्या के रूप में भार व्यक्त नहीं करते, कहीं ना कहीं उसमें एक फ्रैक्शन वैल्यू शामिल होती है, दशमलव शामिल होता है। तो परमाणु भार बेसिकली किसे कहते हैं, इसको हम एक परिभाषा के रूप में कैसे पढ़ते हैं जरा देखते हैं एक बार। परमाणु भार, मैंने पहला पॉइंट क्या बताया, द्रव्यमान संख्या एक पूर्ण संख्या है, जबकि परमाणु भार एक पूर्ण संख्या नहीं है। कैसे है इसको जरा देखते हैं। परमाणु भार, तो परमाणु भार किसी भी तत्व का जो हम परमाणु भार व्यक्त करते हैं वो कार्बन 12, यानी एक कार्बन एटम जिसका परमाणु भार 12 है, इसका 1/12वां हिस्सा लेते हैं। कार्बन 12 का 1/12वां भाग, अभी बताते हैं कि 1/12वां भाग ही क्यों लेते हैं। कार्बन 12 का 1/12वां भाग, जो कि जिसे हम 1 AMU में भी व्यक्त करते हैं, 1 AMU में भी व्यक्त करते हैं, या इसको यूनिफाइड मास 1U भी कहते हैं। इसका मान 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है।
कार्बन 12 का 1/12वां भाग के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि तुलना में बात करते हैं कि परमाणु भार, किसी भी तत्व का परमाणु भार वह भार है जो कार्बन 12 की तुलना में ये बताता है कि वो कितना भारी है। कार्बन 12 के 1/12वें भाग की तुलना में कितना भारी है। तो क्या लिखते हैं, परमाणु भार बराबर किसी भी तत्व का परमाणु भार, एटॉमिक मास, तत्व के एक परमाणु का भार बटे 1/12वां भाग कार्बन 12 परमाणु का। तो यह एक अनुपात है, बेसिकली अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। तत्व का किसी भी तत्व का परमाणु भार उस तत्व के एक परमाणु का भार बटे 1/12वां भाग कार्बन 12 के परमाणु के बराबर होता है। लेकिन ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा कठिन लग सकता है कि 1/12वां भाग ही क्यों लिया गया। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बन का जब हम तुलनात्मक रूप से भार निकालते हैं, इसको सिंपली सेंस में ऐसे समझ सकते हैं कि कार्बन का जब 1/12वां भाग निकालते हैं, उसके मल्टीपल फॉर्म में, उसके गुणक के रूप में हम ज़्यादा आसानी से किसी के परमाणु भार को व्यक्त कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो हाइड्रोजन की तुलना में रखा जाए, क्योंकि वो पूर्ण गुणक के रूप में ज़्यादा एप्रोप्रिएट, ज़्यादा एक्यूरेसी, ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा अच्छे से नहीं आ पाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो परमाणु भार किसी तत्व का एक परमाणु का भार और 1/12वें भाग के कार्बन परमाणु के भाग का अनुपात होता है। अब एक बार फिर मैं यहां पे बात करूंगा, किसी भी तत्व का परमाणु भार, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं परमाणु भार, वो आपको 1 से 30 तक का, जैसे मैंने कहा कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार में वैसे नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन बस द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या एक होल नंबर में हम व्यक्त करते हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को बताते हैं, जबकि परमाणु भार उसके एग्जैक्ट मास को, यानी कि जो उसका मूल भार है उसको व्यक्त करता है। ठीक है, तो इनके 1 से 30 तक के परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार आप जरूर याद कर लीजिएगा, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं। तो अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में रासायनिक संयोग के नियम हमारा टॉपिक आता है, जिसमें कौन कौन से नियम आते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, आवागद्रो नंबर, गेलुसाक का गैसीय आयतन नियम। इनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें बनानी चाहिए, क्योंकि इनमें सारे तो नहीं लेकिन कुछ नियम जो हमें बार बार उपयोग में आते हैं क्वेश्चन करने में, नीट के एग्जाम में या जेईई मेंस के एग्जाम में हमको बार बार इसमें कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो उनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें जरूर बना के रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। इसको मैं आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए केवल इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या सिंपल कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षित है। दैट मीन्स इसका क्या मतलब है कि किसी भी रिएक्शन में जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, यानी कि द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता। चाहे कोई भी रिएक्शन हो रही हो उसमें द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता, उसका द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो यानी कि अभिकारक एवं अभिकारक का भार और अभिकारक का भार एवं जो उत्पाद बनते हैं उनका भार सदैव समान रहता है। अभिकारक का भार बराबर उत्पाद का भार। अब एक से ज्यादा अभिकारक है तो अभिकारकों का कुल भार बराबर उत्पाद का कुल भार हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक अभिक्रिया के से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिया CaCO3,
ठीक है, कि अभिक्रिया करा रहे हैं हम CaO, यानी कि इसको डिकम्पोज करा रहे हैं, विघटित कर रहे हैं CaO CO2 में। ठीक है, अब इन केस अगर इसके 10 ग्राम हम लेते हैं, 10 ग्राम, और इसका CaO का द्रव्यमान जो हमको प्राप्त हुआ वो 5.6 ग्राम प्राप्त हुआ, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि निकलने वाली CO2 गैस का भार क्या रहा होगा? तो जैसा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि उत्पाद और अभिकारकों के भार का योग सदैव समान होता है, तो वैसे इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये 10 ग्राम 5.6 प्लस x ग्राम, यानी कि CO2 का ग्राम अगर मैंने x ले लिया तो इसके बराबर ही होगा। इसका मतलब जो CO2 का द्रव्यमान, जो CO2 गैस के रूप में निकल गई, उसका द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 4.4 ग्राम। तो कुल द्रव्यमान में कमी अभिक्रिया हो जाने के बाद कितनी हो गई? 4.4 ग्राम की कमी हो गई। ठीक है, क्योंकि CO2 गैस निकल गई। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो ये इसका ओवरऑल सिंपल सेंस में मतलब है। अब आगे बात करते हैं। दूसरा जो नियम हम लोग पढ़ते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम सिंपल सेंस में क्या कहता है कि यदि किसी यौगिक को हम का निर्माण कर रहे हैं, अगर वो निर्माण कर रहे हैं तो जब भी वो यौगिक प्राप्त होगा, जिस भी एक निश्चित यौगिक की हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि हम H2O का निर्माण करना चाहते हैं, तो H2O का निर्माण तो हम कई तरीके से कर सकते हैं, कि डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, कई विधियां हो सकती हैं उसकी। तो उसको हम निर्माण करने की जो विधि है वो चाहे कोई भी हो, लेकिन जब भी H2O का निर्माण होगा तो वो एक द्रव्यमान के अनुसार, भार के अनुसार एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। जैसे अगर मैंने इस H2O का निर्माण किया अम्ल और क्षार क्रिया द्वारा, एक अम्ल से H प्लस प्राप्त हुआ, क्षार से OH माइनस प्राप्त हुआ, और इसके द्वारा मान लेते हैं जल बनाया गया अम्ल क्षार क्रिया द्वारा। तो ये एक अम्ल क्षार क्रिया द्वारा हमने जल प्राप्त किया। ठीक है, इसी प्रकार हमने जल इन केस वैद्युत अपघटनी विधि, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से विधि द्वारा H को जिस प्रकार से प्राप्त किया, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। इस प्रकार से अगर हमने H2O, दो विधियां हैं कुल मिलाकर, दो विधियों से हमने H2O को प्राप्त किया, लेकिन क्या जो H2O प्राप्त हुआ है उसके द्रव्यमान में विधि की वजह से कोई अंतर आएगा क्या? तो ये नियम क्या कहता है कि विधि की वजह से कोई अंतर नहीं आएगा, उनके भारानुसार जो अनुपात है वो दोनों में ही समान होंगे। मतलब ये यौगिक तभी अपनी प्रॉपर्टीज को, यानी गुणों को रख पाएगा जब ये निश्चित अनुपात में संयोग होकर बना होगा। निश्चित अनुपात किसके? उस जिनसे ये मिलकर बना है, जो इसके अवयवी कण है। अवयवी कण कौन कौन है? तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन 2:16 के अनुपात में, हाइड्रोजन का भार 2, एटॉमिक मास इसका 1 होता है, 2 हाइड्रोजन के लिए 2, तो ऑक्सीजन का 16, तो 2:16 के अनुपात में यहाँ कंबाइन हो रहा है। तो इसी प्रकार या इसको ऐसे भी रख सकते हैं 1:8, और ये भी 1:8 के अनुपात में यहाँ पर भी जब मिलेगा तभी ये कहा जाएगा कि वो H2O बना है। अदरवाइज अगर ये अनुपात नहीं रहता है तो इसका मतलब है वो H2O होगा ही नहीं, उसमें H2O की प्रॉपर्टीज आएंगी नहीं। तो सिंपल सेंस में ये समझें, एक साधारण भाषा में ये समझें कि H2O जब भी बनता है तो एक अनुपात निश्चित होकर ही बनता है। अगर वो H2O अनुपात निश्चित नहीं है तो वो फिर H2O ही नहीं होगा, वाटर होगा ही नहीं, H2O मॉलिक्यूल होगा ही नहीं। इन केस अनुपात परिवर्तित होता है तो यौगिक जो भी बना है उसकी प्रॉपर्टीज में भी अंतर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये भी बात कह सकते हैं कि जो यौगिक के गुण आते हैं, भौतिक गुण या रासायनिक गुण,
वो उसके भार के अनुपात की वजह से आते हैं। अगर भार अनुपात अलग कर देंगे, बदल देंगे, तो फिर यौगिक की प्रॉपर्टीज या वो यौगिक ही परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सेंस में मतलब है। यहां इस नियम में दो विधियों में, एक यौगिक के निर्माण की दो विधियों में कंपैरिजन है, और वो कंपैरिजन किस प्रकार का है कि दोनों विधियों से जो प्राप्त होने वाला यौगिक है वो भी समान है, और उससे मिलने वाला जो यौगिक का जो भार है, भार अनुपात है, वो भी समान है। तब ये नियम इस बात को प्रूव कर रहा है कि दोनों यौगिक में, दोनों विधियों से प्राप्त H2O का द्रव्यमान समान है। इसी प्रकार कोई और उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं अब H2O2, तो H2O2 यौगिक के अंदर H2O2 की जो भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो तभी आएंगी जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:16 के अनुपात में कंबाइन हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल स्थिर अनुपात के नियम को बताता है, इस तरह से बताता है, इस पूरी बात को बताता है। तो आगे देखते हैं गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है? इसके लिए एक सिंपल सी लाइन नोट करिए आप कि जब भी कोई दो तत्व के आपस में संयोग करते हैं और दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, जैसे कोई दो तत्व, हमने कहा कि कार्बन और ऑक्सीजन ले लिए हमने, कोई दो तत्व जब भी संयोग करते हैं और दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो इनसे बनने वाले दो यौगिक कोई बता दीजिए। तो एक हम लोग ले सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और एक ले सकते हैं CO2। ठीक है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों में जो कार्बन का भार है वो अगर देखें तो कार्बन का भार 12, इसमें भी 12 ही रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन का भार 16 और इसमें 32 हो जाएगा। अब क्या नियम कहता है, एक बार फिर से बात करते हैं कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं और दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उसमें एक का भार निश्चित करने पर दूसरे का भार गुणक के रूप में आता है, ऐसे बोल सकते हैं। एक का भार निश्चित करने पर दूसरे का भार गुणक के रूप में प्राप्त होता है। तो ये पॉइंट नोट कर लेंगे, एक का भार निश्चित करने पर दूसरे का भार गुणक के रूप में आता है। या इसको ऐसे भी बोलते हैं कि एक तत्व का निश्चित भार दूसरे तत्व के भार के साथ सरल अनुपात में होता है, दो डिफरेंट यौगिक में, दो अलग अलग यौगिक में। तो सिंपल एक लाइन यही है कि जब किसी दो तत्व मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का भार अगर हम निश्चित करेंगे तो दूसरे का भार सदैव मल्टीपल में या गुणक के रूप में हमें मिलता है। ठीक है, ओके। तो ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने कहा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाले जो यौगिक हो सकते हैं वो एक N2O, NO, NO2, N2O3, N2O5, नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, ट्राईऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ऐसे सारे ऑक्साइड हमने बना लिए। लेकिन अब इसमें जरा तुलनात्मक तुलना करते हैं तो इसके परमाणु भार के हिसाब से हम क्या बोलते हैं कि नाइट्रोजन का 28 ग्राम नाइट्रोजन का 28 ग्राम कंबाइन होता है ऑक्सीजन के 16 ग्राम से। नाइट्रोजन का 14 ग्राम कंबाइन होता है ऑक्सीजन के 16 ग्राम से। इसी प्रकार NO2 में 14:32 हो जाएगा, ये 28:48 हो जाएगा और ये 28:80 हो जाएगा। तो इसको सिंपल अगर किसी एक का भार, मैंने कहा ना एक का भार अगर निश्चित करेंगे तो दूसरे का भार गुणक के रूप में आएगा। तो इस एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ सकते हैं। जैसे अगर इन दोनों को लिया जाए तो दोनों में नाइट्रोजन का भार 14 है जबकि ऑक्सीजन का भार 16 और 32 है, गुणक के रूप में है। अच्छा, इसी तरह पहले, चौथे और पांचवें कंपाउंड नाइट्रोजन के कंपाउंड में अगर देखें
तो 28 28 28 नाइट्रोजन का भार दिया है, लेकिन ऑक्सीजन का भार 16 48 80 यानी कि एक मल्टीपल फॉर्म में दिया है। तो इस तरह से गुणित अनुपात का नियम एक बार क्या कहता है कि एक का भार निश्चित करेंगे दो यौगिकों में जो कि दो तत्वों से मिलकर बने हैं, तो एक का भार निश्चित करोगे तो दूसरे का भार गुणक के रूप में प्राप्त होता है, गुणक के रूप में ही होता है। ये ओवरऑल गुणित अनुपात नियम का मतलब है। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब दिया हुआ है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से, एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि कोई दो तत्व हैं, जैसे हमने ले लिया कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। यदि कोई दो तत्व हैं, एक कार्बन ले लिया और एक हाइड्रोजन ले लिया, इन दोनों तत्वों का संयोग किसी तीसरे तत्व यानी कि ऑक्सीजन से कराते हैं अगर, तो इनसे बनने वाले जो यौगिक हैं, जैसे इसके लिए कार्बन और ऑक्सीजन के लिए हम लोग लेंगे CO2, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए क्या ले लेते हैं, H2O। तो दो तत्व जब किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं और दो यौगिक बनाते हैं, तो ये जिस अनुपात में ऑक्सीजन से संयोग कर रहे हैं, कौन, कार्बन और हाइड्रोजन जिस अनुपात में ऑक्सीजन से संयोग कर रहे हैं, इन यौगिकों में जरा देखते हैं किस अनुपात में संयोग कर रहे हैं। तो कार्बन तो 12 है और ऑक्सीजन यहां पर 32 है, तो अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3:8, ठीक है। 3:8 के अनुपात में CO2 यहां पर कंबाइन हो रहा है, CO2 बन रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। यहां पर अगर देखिए तो हाइड्रोजन 2:16 या फिर 1:8 के अनुपात में संयोग कर रहा है। तो हम लोग यहाँ इस अनुपात में से फोकस करेंगे कि 3:8 में इधर संयोग हो रहा है कार्बन ऑक्सीजन के साथ, इधर हाइड्रोजन संयोग कर रहा है ऑक्सीजन के साथ 1:8 में। तो क्या स्टेटमेंट बोला गया था अभी तक, जब कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व ऑक्सीजन से संयोग करते हैं और संयोग ये जिस अनुपात में उस तीसरे तत्व से संयोग करते हैं, अगर इन दोनों में आपस में कोई यौगिक बन सकता है तो ये उसी अनुपात में संयोग करेंगे जिसमें ये तीसरे तत्व के साथ संयोग कर रहे थे। अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब ये यौगिक बनेगा तो क्या बन सकता है, CH4 बन सकता है, ठीक है। तो अगर ये CH4 बन सकता है तो फिर इसका जो अनुपात क्या हो जाएगा, 12:4, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 3:1। तो अगर देखें कि जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे थे तो ये किस अनुपात में कंबाइन कर रहे थे, तो ये कंबाइन कर रहे थे 3:1 के अनुपात में। और जब ये दोनों कार्बन हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो वो भी किस अनुपात में कंबाइन हो रहे हैं, 3:1 के अनुपात में। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल आपके सामने रखा गया जिससे एक अंडरस्टैंडिंग आप बना सकें। तो तुल्य अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात के नियम को हम इसी एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से क्या बात थी, तो उसको जरा एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जब कोई दो तत्व कार्बन और हाइड्रोजन किसी तीसरे तत्व ऑक्सीजन से संयोग करते हैं, तो ये जिस अनुपात में उस तीसरे तत्व ऑक्सीजन से संयोग करते हैं, उसी अनुपात में यदि आपस में ये दोनों संयोग करेंगे तो ये उसी अनुपात में ही संयोग करेंगे, यानी कि या उसके किसी गुणक के रूप में भी। हाँ, इसमें एक बात और, गुणक के रूप में भी हो सकती है बात, लेकिन क्योंकि ये परफेक्ट एग्जांपल है तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही होगी। आगे इसको बढ़ाते हैं। आवागद्रोस नियम, ये नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नियम में क्या कहते हैं कि अगर डिफरेंट कई सारी गैसेस अगर ले ली जाती हैं, A, B, C, D 4 गैसेस है, तो इक्वल वॉल्यूम अगर लेते हैं उनका, मतलब उनका आयतन अगर हम समान लेते हैं, तो आयतन समान लेने पर उनमें जो अणुओं की संख्या है, या अगर वो परमाणु
परमाणविक अवस्था में है, यानी कि जैसे हीलियम गैस है, इनर्ट गैस कोई है, या तो अगर वो परमाणविक अवस्था में है तो उनमें जो पार्टिकलों, परमाणुओं की संख्या ना कह के उसको कणों की संख्या कहना बेहतर होगा, क्योंकि अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं। तो यदि दो या दो से अधिक, यदि कई गैसों के आयतन समान है तो उनमें जो कणों की संख्या होगी या उनके मोलों की संख्या होगी वो भी सदैव बराबर होगी। लेकिन कब? जब वो तीन जितनी भी गैसेस ली गई हैं उनके उनकी कंडीशन यानी कि ताप और दाब समान हो। तो क्या बात की जा रही है? स्थिर ताप एवं दाब पर 4 गैसें ले ली गई, गैस ए, गैस बी, जैसे एक ले लिया मैंने CH4, एक ले ली O2 गैस, एक ले लिया गैस C ले ली, जैसे हमने ले ली NH3 गैस, एक गैस ले ली CO2 गैस, और एक ले लेते हैं हीलियम गैस। ठीक है, इन सभी गैसों के आयतन अगर समान कर दिए जाएं, अगर इनके आयतन मान लेते हैं सबके 1-1 लीटर ले लिए जाए, 1 लीटर, ये भी 1 लीटर, ये भी 1 लीटर, ये भी 1 लीटर, तो सभी के आयतन 1 लीटर कर लिए गए। अगर सबके आयतन 1 लीटर हैं तो सबके आयतन अगर 1 लीटर कर लेते हैं तो इनमें मोलों की संख्या या कणों की संख्या, यहां पे कणों की संख्या का तात्पर्य अणु या परमाणु दोनों हो सकता है। तो कणों की संख्या उनमें समान होगी। समान होने के मतलब अगर इसमें 1 लीटर में किसी ताप दाब अवस्था में x अणु हैं तो O2 में भी x अणु ही होंगे, NH3 में भी x अणु ही होंगे, CO2 में भी x अणु ही होंगे, और हीलियम में x परमाणु होंगे। तो कुल मिलाकर इनमें कणों की संख्या सब में समान होगी, या इसी को हम मोलों की संख्या भी कह सकते हैं कि मोलों की संख्या भी समान होगी। मोलों की संख्या, अब ये मोलों की संख्या क्या होती है, अब इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से अवोगाद्रो नियम क्या है कि यदि 2 या कितनी भी गैसेस ले ली जाए, 2 जरूरी नहीं 2 या 2 से अधिक ही हो, ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक कितनी भी गैसेस, तो अगर हमने कई सारी गैसेस ले ली, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे CH4, O2, NH3, CO2, हीलियम, अगर कई सारी गैसेस लेते हैं तो इनके अगर आयतन समान करते हैं समान ताप दाब अवस्था में तो उनके कणों की संख्या भी समान ही होगी, मोलों की संख्या समान ही होगी। ठीक है, तो ये हमारा अवोगाद्रो का नियम है। अच्छा, इन सब नियम को अपनी ओन लैंग्वेज में आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए, जो उसके की पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, ध्यान से। आगे देखते हैं गै-लुसाक का गैसीय नियम। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और कई बार स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। इस बात को या तो ये नियम उनको ध्यान नहीं आता है या फिर वो किसी और ही मतलब नियम को उसमें क्वेश्चन में लगा देते हैं, और जबकि क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। तो गै-लुसाक का गैसीय नियम ये क्या कहता है कि जब 2 गैसें आपस में कंबाइन करती, जैसे हमने कहा कि H2 और N2, ये 2 गैसें आपस में कंबाइन कर रही हैं, तो इन दोनों गैसें के कंबाइन से क्या बनने वाला है, तो अमोनिया गैस बनने वाली है। ठीक है, तो ये अमोनिया गैस बन रही। अब इसको हम एक बैलेंस इक्वेशन से प्रदर्शित कर लेते हैं, तो 3H2 + N2 गिव्स 2 NH3। तो यहां पर 3 मोल H2 या 3 H2 के अणु 1 N2 के अणु के साथ मिलकर 2 NH3 के अणु बना रहे हैं। ठीक है, तो इस गै-लुसाक का गैसीय नियम इस क्या कहता है कि अभिक्रिया के लिए कि जिस अवस्था में ये रिएक्शन हो रही है उस अवस्था को अगर स्थिर बनाए रखते हैं, मतलब ताप दाब कंडीशन हम समान रखते हुए, जिस अभिक्रिया में ये अगर गैसें कंबाइन कर रही हैं, H2 एक गैस है, N2 एक गैस है, अगर 2 गैसें अगर आपस में संयोग करती हैं तो वो आयतनानुसार एक निश्चित अनुपात में संयोग करती हैं। वो कैसे पता चलेगा किस अनुपात में संयोग करती है, तो अभिक्रिया
जब आप संतुलित अभिक्रिया लिख देते हैं तो वो अनुपात आपको बिल्कुल क्लियरली उसके रस सम्मिति गुणांक के आधार पर पता चल जाता है कि यानी कि H2 गैस का जो अनुपात है वो 3 और N2 1 के साथ इन दोनों में आपस में अभिक्रिया होगी। अर्थात 3 वॉल्यूम H2 1 वॉल्यूम N2 गैस अभिक्रिया करेगी तो 2 वॉल्यूम अमोनिया गैस बनेगी। अब इसको थोड़ा और बेटर समझते हैं कि अगर 10 ml मान लेते हैं, इसको थोड़ा होल नंबर में वैल्यू लेते हैं, 10 ml ना लेकर इसको 30 ml, ये 10 ml जानबूझ के लिए नहीं क्योंकि N2 के लिए फिर हमें फ्रैक्शन में वैल्यू डिनोट करनी पड़ती। तो 30 ml इन केस मैंने इसका वॉल्यूम लिया तो N2 10 ml अभिक्रिया करेगा तो अमोनिया कितना बनेगा, तो कैसे बताओगे, तो केवल इस अनुपात के आधार पर बताओगे कि ये अगर 3 है तो ये 1 अभिक्रिया करेगा और ये 2 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 20 ml बनेगा। करेक्ट। द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, आयतन संरक्षण का नियम नहीं। आयतन नहीं संरक्षित होता है। यहाँ पे आपको देख के ये लग सकता है कि 30 ml ये 10 ml मिलकर 40 ml हो गया, तो 40 ml 20 में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो 20 में जब अभिक्रिया आपस में ये दो मॉलिक्यूल आपस में संयोग कर रहे हैं तो आपस में मिलकर केवल 2 अमोनिया यौगिक को बना रहे हैं, 4 अणु मिलकर 2 अणु बना रहे हैं। तो इस वजह से आयतन उसका क्या हो जाएगा, 4 अणु का जो आयतन है वो 2 अणु में जब कन्वर्ट होगा तो आयतन तो आधा हो जाएगा। तो वही तो 40 मिलकर आधा हो गया, 20 ml हो गया है। तो इस बात में नहीं पढ़ना है कि आयतन ये गया कहाँ 20 ml, 40 था 20 कैसे हो गया, तो वो क्योंकि आपस में कॉम्बिनेशन हुआ है कणों का, इस वजह से आधा हो गया है। ठीक है। तो फिर आंसर कैसे देंगे, आंसर इसके रस सम्मिति गुणांक स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम दे सकते हैं। जैसे एक और ले लेते हैं, अगर मान लेते हैं मैंने ये कहा कि ये हमारे पास 5 लीटर है, ठीक है, तो इसके लिए पूर्ण अभिक्रिया करानी है हमको, N2 की पूर्ण अभिक्रिया करानी है, किसके साथ, H2 के साथ। तो इसका कितना आयतन हमें लेना चाहिए, तो जब आपको पता है कि एक वॉल्यूम अगर 5 लीटर के बराबर है, एक अनुपात 5 लीटर के बराबर है, तो 3 वॉल्यूम इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, मतलब 15 लीटर हमारे पास आयतन होना चाहिए, तब जाके रिएक्शन पूर्ण होगी, पूर्ण अभिक्रिया के लिए। अच्छा, अब पूछा जाए कि अमोनिया कितना बनेगा, तो जब हमने कहा कि एक वॉल्यूम 5 लीटर है तो 2 वॉल्यूम 10 लीटर हो जाएगा। सही कहा। तो ये नियम अगर गैसें आपस में कंबाइन कर रही हैं, क्या बताता है, ये नियम ये बताता है कि अगर गैसें आपस में कंबाइन कर रही हैं तो एक वो आयतनानुसार एक निश्चित अनुपात में संयोग करती हैं। यदि उत्पाद भी गैस है तो वो भी एक सिंपल अनुपात, सरल अनुपात रखेगी। तो वो अनुपात इस अभिक्रिया में N2H2 और NH3 के लिए क्या होगा, 1:3:2 का अनुपात होगा। ऐसे ही कोई और अभिक्रिया ले लेते हैं, जैसे हमने कहा कि H2 प्लस O2 से अभिक्रिया हो रही है और H2O मान लेते हैं ये वाष्प बन रही है, ठीक है, ये H2 गैस है, ये O2 गैस है। बैलेंस करेंगे सबसे पहले रिएक्शन, तो रिएक्शन जब बैलेंस करेंगे तो 2H2 प्लस O2 2H2O, हमने इसको सभी को गैसेस स्टेट में ले रखा है। अगर इस अवस्था में अगर कहा जाए तो किस अनुपात में संयोग करेंगी, तो ये 1 वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम इसको लेंगे, ये 2 वॉल्यूम, ये 1 वॉल्यूम, तो ये कितना वॉल्यूम बनेगा, 2 वॉल्यूम बनेगा। मतलब सीधी सी बात है कि अगर हम इसके 50 ml लेते हैं, कितने ml लिए हमने यहाँ पर 50 ml लिए, कितने ml 50 ml, तो इस O2 का कितना आयतन हमें जरूरी होगा, तो 25 ml हमें आयतन की आवश्यकता होगी पूर्ण अभिक्रिया कराने के लिए। और ये जो आयतन प्राप्त होगा H2O का गैस का, वो H2O गैस का वो कितना मिलेगा, तो वो भी हमें 50 ml ही प्राप्त होगा। ठीक है। तो ये ओवरऑल उस पूरे गै-लुसाक नियम का एक बेसिक पॉइंट है, मतलब
ये बहुत आराम से हम लोगों ने बहुत सिंपल तरीके से बात समझने की कोशिश की। इसका ओवरऑल जो मेन एक्सट्रैक्ट है वो निकलकर ये बात निकलकर आती है कि अनुपात आयतन के अनुपात में जब भी गैसें कंबाइन करती है तो एक सिंपल आयतन के अनुपात में, सरल अनुपात में संयोग करती हैं। और वो पता कैसे चलेगा, तो वो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से पता चलेगा। ठीक है, आज इस टॉपिक को यहीं पर अभी एंड कर रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मोल कंसेप्ट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसान लैंग्वेज में। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। ओके।